ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त हो गया है महादंगल का। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन माहौल अभी से बना हुआ है। हर पार्टी की ओर से अपना अपना दांव खेला जा रहा है। कल लखनऊ में बीजेपी के विधायक पीएन पाठक के घर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में 40 से ज्यादा बीजेपी के ब्राह्मण जाति के विधायक जमा हुए। बैठक में शामिल विधायकों का कहना है कि यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी। विधायक सिर्फ एक साथ जो लिट्टी चोखा है वो खाने के लिए आए थे। अब कैमरे पर तो विधायक कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है इस बैठक में ब्राह्मण समाज की समस्याओं, उनकी चिंताओं पर बात हुई है। चर्चा आबादी के हिसाब से भागीदारी को लेकर भी की गई है। बीजेपी कह रही है इसे जातिवादी चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन बीजेपी विधायकों की इस जाति वाली गोलबंदी ने बीजेपी के विरोधियों को तो मौका दे दिया है। समाजवादी पार्टी कह रही है विधायकों की यह बैठक बता रही है कि बीजेपी के राज से ब्राह्मण समाज के लोग दुखी हैं। समाजवादी पार्टी ये कहकर चुटकी ले रही है अगर ब्राह्मण विधायक बीजेपी से परेशान है तो समाजवादी पार्टी में आ जाए। कांग्रेस कह रही है बीजेपी तो जातिवादी पार्टी है, इसीलिए इस तरीके की बैठकें कर रही है। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों की जाति के आधार पर ऐसी बड़ी मीटिंग हुई हो। अभी इसी साल की बात है, तारीख थी 11 अगस्त की। ठाकुर समाज से आने वाले बीजेपी के विधायकों की ऐसी बैठक हुई थी और इस बैठक का नाम था कुटुंब यानी परिवार, और तब भी जातीय गोलबंदी को लेकर आवाजें उठी थी। अब एक तरफ जाति के आधार पर विधायकों की बैठक, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए वाला कार्ड। सवाल यह है कि यूपी में जाति की इस जंग में जनता किसके संग, और सवाल यह भी कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को आखिर बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी है। 2027 के रण में आखिर क्या करेंगे ब्राह्मण, किसे मिलेंगे वोट और किस पर पड़ेगी चोट, इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। अलग अलग पार्टियों से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले आज का ये जो राजनीतिक मुद्दा है इस पर सियासी घमासान कैसे मचा है, जरा ये देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिले। ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात नहीं। मैंने चश्मा गलत है, मिलने का कार्यक्रम करना चाहिए, इसको हम कोई गलत नहीं मानते। हर वर्ग की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। भाजपा जातिगत समीकरण साधे। प्रधानमंत्री जी वैसे तो सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, उनके विधायक जो है जातिगत सम्मेलन और जातिगत डिनर आयोजित कर रहे हैं। 30 लोग 50 लोग जब साथ में बैठते हैं तो सबके अपने अपने मंतव्य हैं, लेकिन मंतव्य का अंतिम जो निचोड़ था वो ये था कि एसआईआर को अपने अपने क्षेत्रों में हम लोग कैसे बेहतर ढंग से करा लें। ठेका, कोटा, पट्टा, ट्रांसफर, पोस्टिंग, महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग, तो वहाँ जातियों का खुला खेल चल रहा है और उसमें कुछ जातियाँ जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है वो अपने आप को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। फिलहाल आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं भाटी साहब के साथ शुरुआत करूंगी। भाटी जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये जो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? असल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो जातिवाद का खुला खेल खेल रहे हैं, वो उससे हर समाज के अंदर, हर जाति के अंदर, हर वर्ग के अंदर एक संशय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। हर समाज डरा हुआ है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अब योगी जी के ऊपर जातिवाद के इतने आरोप लग रहे हैं
और वो खुला खेल खेल भी रहे हैं। अब जिस तरह पीछे कुछ भर्तियां निकली हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती का तो आपको पता ही होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पहले केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गया, फिर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने मेरिट कैंसिल कर दी, नई मेरिट बनाने का आदेश दिया। योगी जी ने हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना, अब वो सुप्रीम कोर्ट में है। अभी बहुत जल्दी में ही उनकी लेखपाल की जगह निकली हैं। लेखपाल की 7,994 पद निकले हैं, जिनमें अगर ओबीसी का 27% आरक्षण के हिसाब से देखें तो 960 पद होने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी बेईमानी हो गई है, उसमें भी कम पद दिए गए हैं ओबीसी को। तो ये जो खेल चल रहा है, तो इसमें आप ये कह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है। अभी जो आप बता रहे हैं जिस तरीके से अनियमितताएं, उसमें आप कह रहे हैं कि साहब आरक्षण पर असर पड़ रहा है, पिछड़ों के आरक्षण पर असर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण विधायक है ना बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक हुई है। नहीं, मैं कहना यही चाह रहा हूँ जी मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जिस तरह का खुला खेल जातिवाद का योगी जी खेल रहे हैं, हाँ। कुछ जाति देख के, धर्म देख के हर मामले में कार्रवाई करते, उससे हर जाति भयभीत है, हर जाति के लोग डरे हुए हैं। ये ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग इसी परिप्रेक्ष्य में हुई है। ब्राह्मण समाज के लोगों को लगता है कि योगी जी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। कितने ही ब्राह्मण युवकों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, कितने ही ब्राह्मणों के साथ नौकरी में भेदभाव किया गया है, उन्हें सही समय पर प्रमोशन नहीं दिए जा रहे, फिर पोस्टिंग नहीं दी जा रही। वो डरे हुए हैं, वो आतंक, वो हैं उनके अंदर, मतलब भेदभाव का डर बैठा हुआ है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, वो ऐसा मेरे उनको साथ लगता अब है। आज की इस चर्चा उसी में परिप्रेक्ष्य में मीटिंग हुई। ठीक है, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मेहमान नहीं है, मैं बस ये क्लियर करना चाहती हूँ भाटी साहब, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ आज की इस चर्चा में मेहमान नहीं है, और हमारे साथ आरएलडी जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उसकी तरफ से रोहित अग्रवाल जी मौजूद हैं, और जैसे मैंने उनका नाम लिया मुस्कुराहट रोहित अग्रवाल जी की दर्शकों ने देखी है। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ बड़े लंबे वक्त के बाद आज सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीएसपी का पक्ष रखते हैं, वो भी इस चर्चा में मौजूद हैं, और प्रोफेसर साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ठीक है, इंतजार कर रही थी मैं सभी के जुड़ने का, तब तक मैंने पहला कमेंट राजकुमार भाटी जी से लिया है, और रोहित जी आपके पास आ रही हूँ। भाटी साहब ने सीधे कटघरे में योगी आदित्यनाथ को खड़ा किया है। वो कह रहे हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ जातिवाद का खेल खेलते हैं, और जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है उसको लेकर वो ये कह रहे हैं कि ये डर है, और सभी जातियों में डर है। ब्राह्मण विधायकों की, ये बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक दरअसल उनकी डर की वजह से हुई एक गोलबंदी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे बड़ी बात यह है कि भाटी साहब किस आधार पे ये चीज कह सकते हैं, क्योंकि जातिवाद का जहर घोलने का अगर शुरुआत की थी तो पीडीए का नारा है। जो पीडीए का नारा इन्होंने दिया है वो क्या है? वो जाति के आधार पे बंटवारे की ही तो बात ये करते हैं, और इनको क्या लेना देना ब्राह्मणों से? ये तो पहले ही कह चुके हैं कि पीडीए के अलावा हमारा किसी से लेना देना नहीं है। इनको न क्षत्रिय से मतलब है, न ब्राह्मण से मतलब है, न वैश्य से मतलब है, न कायस्थ से मतलब है, इनको तो किसी चीज से मतलब ही नहीं है ना। तो स्थितियां तो बिल्कुल साफ है कि जाति की राजनीति कौन करता है तो पूरा देश देख चुका है। और हम तो उस पार्टी से आते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से, जो जाति तोड़ो का आंदोलन दे चुके हैं, कि जाति तोड़ो का आंदोलन खड़ा करा उन्होंने, और अंतर जातीय विभाग को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं घोटाला हो गया, भर्ती ही नहीं हुई। रोहित जी, सवाल तो मेरा ये है कि ये बीजेपी के ब्राह्मण विधायक हैं, ये बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? और ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की बैठक हो रही हो, जाति वाली बैठक। इससे पहले हमने राजपूत विधायक जो बीजेपी के हैं उनकी 11 अगस्त को देखा था, उन्होंने कुटुंब नाम से एक बैठक की, और अब की बार ये बीजेपी के जो ब्राह्मण विधायक हैं वो बैठक कर रहे हैं। अनिल यादव जी के पास लेकर चलते हैं जरा दर्शकों को, और अनिल जी से समझते हैं कांग्रेस बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक को किस तरीके से देख रही है। अनिल जी, देखिए, मैं समझता हूं कि इससे दुखद और क्या होगा कि जिन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाकर जनता ने सदन में भेजा कि ये उनकी मांग को उठाएंगे, उनकी समस्याओं को उठाएंगे, बेरोजगारी पर और महंगाई पर चर्चा करेंगे, वो विधायक जो है वो जातीय बैठकों में मशरूफ हो गए हैं। मैं समझता हूं, हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर आपको सरकारी आदेश का अगर पता हो तो जातीय बेसिस पर आप मीटिंग नहीं कर सकते, यानी कि अगर मैं अपने समाज के लोगों को बुलाऊं और उनसे बैठक करना चाहूं तो पुलिस मुझे रोक देगी। लेकिन क्योंकि कानून तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ आम आदमी और विपक्ष के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए तो कानून होता नहीं है। तो खैर, जो बैठक हुई है
मैं उस पर आता हूं। देखिए है क्या, कारण क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो राजकुमार भाटिया भी कह रहे थे कि जाति का खेल खेल रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं खेल खेलना तो बहुत छोटा शब्द है। योगी आदित्यनाथ जी ने जाति का जहर बो दिया है उत्तर प्रदेश में, और आज हर जाति को ये लगता है, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करती है। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, और तो और अपराधियों पर कार्रवाई करने पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति देखते हैं। मैं एक उदाहरण से साबित कर दूंगा इस बात को। लखीमपुर में अभी कुछ दिन पहले एक भर्ती निकली थी लिपिक की, यानी कि क्लर्क की भर्ती निकली थी, और चतुर्थ श्रेणी की, मतलब 55% उसमें ठाकुर जाति के जो लोग थे वो सिलेक्ट हुए। 27 भर्तियों में से 15 जो थे वो ठाकुर जाति के थे। तो पिछड़े और दलितों का अधिकार देने की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो भूल ही जाइए। जो अगड़े हैं उनमें भी उनका भी अधिकार मार के सिर्फ और सिर्फ एक जाति के लोगों को दिया जा रहा है। और जहां तक अपराधियों की बात है, आपने देखा होगा किस तरीके से विकास दुबे पर कार्रवाई हुई, उसका घर गिराया गया और एनकाउंटर हुआ। लेकिन अभी एक अखंड प्रताप सिंह आए हैं, एक सिपाही, आप सोचिए कि कोडीन मामले में एक सिपाही जो जिसका महल ऐसा होगा कि हमारी और आपकी आंखें फटी की फटी रह गई, हजारों करोड़ की संपत्ति उसके पास है, लेकिन ना तो वहां पर बुलडोजर गया है, ना ही एनकाउंटर की कोई बात हो रही है। तो या तो बुलडोजर का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया है, या योगी आदित्यनाथ की पुलिस की बंदूकों में गोलियां खत्म हो गई हैं। देखिए होता क्या है कि जब प्रदेश का मुखिया, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा प्रोफेसर संगीत रागी के पास अब मैं लेकर चलती हूँ दर्शकों को। उसके बाद देखिए हमारे साथ अरुण राजभर जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर रागी के पास हम जरा चलेंगे। प्रोफेसर रागी, ये बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि साहब जातिवाद फैलाते हैं योगी आदित्यनाथ, और उन पर आरोप लगते हैं कि वो एक ही जाति, जिसको ठाकुर जाति कहा जाता है विपक्ष की तरफ से, कि वो उनको बढ़ावा देते हैं और बाकी सबके साथ भेदभाव करते हैं। अभी इसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर अनिल जी की तरफ से रखे जा रहे थे। तो ये ब्राह्मणों की जो बैठक हुई है, बीजेपी के ब्राह्मण विधायक, ये गोलबंदी क्या उसके जवाब के तौर पर देखी समझी जाए या नहीं? इसे किस नजरिए से देखा जाए, बताइए। दो हिस्से आपके प्रश्न के हैं जी। पहली बात तो कि ऐसा आरोप लगाया जाता है, आरोप लगाने वाले कौन हैं? आरोप लगाने वाले वो हैं जिनका स्वयं की राजनीति जो है वो जातियों के आधार पर टिकी है। यदि मुलायम सिंह की बात करें तो मैं ये नहीं कहता हूँ सारे यादव जो हैं मुलायम सिंह के साथ खड़े हैं, लेकिन माई फैक्टर ही तो इनका सबसे बड़ा आधार रहा है। मुसलमान और यादव गठबंधन यही इनको राजनीति के यहाँ तक ले आया, और नहीं तो मुलायम सिंह की यादव की पार्टी कितने दिन तक चल जाती है। अखिलेश यादव किस आधार पर नेता बने हुए हैं? ठीक है, यही वो बड़ा वोट बैंक है, यादवों का वोट बैंक, जो इस्लामिस्टों के साथ खड़ा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा सॉलिड वोट बैंक हो जाता है। उनको राजनीति के इस पायदान तक लाने में वही बड़ी भूमिका निभाती है। अब चूंकि जब हमारा अपना दामन दागदार होता है, और अखिलेश समय के बहुत सारे ऐसे उदाहरण बताए जाते हैं, इस अब वो स्टैटिस्टिक्स तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए आया नहीं था। अखिलेश के समय बताया जाता है, और योगी आदित्यनाथ जी के बारे तो में मतलब डिस्क्रेडिट कर दें, आप ये कह रहे हैं कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है, आप ये कह रहे हैं? फिर ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की ये जो विधायकों की बैठक हुई है, इसे कैसे देखा जाए, यही जानना चाह रही हूँ। मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो मुझे लगता है कि ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि योगी आदित्यनाथ जी के जो हैं वो ठाकुरवाद करते हैं और यहाँ पर इस प्रकार। दूसरी बात जो मुझे कहना था कि इस प्रकार की गोलबंदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए खतरनाक होगी। देखिए, जब आप फास्ट बॉलर हों और पिच आपको दे दिया जाए स्पिन का, तो उस पर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो जो ये जातियों की राजनीति है वो समाजवादी पार्टी को सूट करती है, आरजेडी को सूट करती है, जो जातिवादी पार्टियां हैं उनके लिए सूट करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का आधार उसका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद था। यदि भारतीय जनता पार्टी उससे हट करके राजनीति जातियों की करेगी और आपस में ही गोलबंद होंगे,
तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए एक खतरनाक संकेत है। प्रोफेसर रागी, और भारतीय जनता पार्टी का यदि केंद्रीय अगर ये संकेत लिया जाए कि परसेप्शन, आपकी बात से क्या ये संकेत और संदेश लिया जाना चाहिए कि जिस तरीके से बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की है, उससे पहले बीजेपी के राजपूत विधायक बैठक कर रहे थे, इससे परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी जो है वो जातिवादी राजनीति कर रही है? इससे परसेप्शन बन रहा है क्या? इसीलिए आप आगाह कर रहे हैं बीजेपी को? मेरा मानना है कि जिस समय राजपूत जातियों के विधायकों की बैठक हुई थी जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को उसी समय सचेत होना चाहिए था और इस प्रकार की चीजें बन कल जाकर के कुर्मियों का एक गठबंधन होगा, राजभरों का होगा, पटेलों का होगा, किसी अन्य जातियों का होगा, भाटी का होगा, गुर्जर का होगा, भूमियारों का होगा। आप इस समाज को कहते हैं कि हम तो एकजुट करना चाहते हैं और इस समाज को राजनीति के लिए आप उसको जातियों में विखंडित कर देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर एक ध्यान देने की जरूरत है। जातियों की राजनीति पर जैसे ही वो जाएगी, ठीक है, उसका पासा पलट जाएगा, उसके लिए खेल खराब हो जाएगा। अरुण राजभर जी का रुख करते हैं, प्रवक्ता हैं एसबी-एसपी के। अरुण राजभर जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्यों ना आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि भाई राजनीति में वो हाथी के दांत के बारे में तो सुना था, खाने के और दिखाने के और यही हाल राजनीति का है। सरकार के भी खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। मतलब वो नोटिस निकाला जाता है, सरकारी फरमान जारी होता है कि जाति के आधार पर आप राजनीतिक गोलबंदी नहीं करेंगे, राजनीतिक रैलियों की इजाजत नहीं की जाएगी, जिसका भी जिक्र अनिल यादव भी कर रहे थे। और भाटी साहब ने भी जब वो फैसला आया था, तब सरकार की तरफ से आदेश आया था, तब उसका खूब विरोध किया था। आप लोग भी आए थे सामने निकलकर, आपने भी कहा था हाँ ये तो अधिकार है हमारा। अब सरकार एक तरफ तो ऐसे फरमान लागू करती है और वहीं दूसरी तरफ यही सरकार के जो हिस्सा विधायक हैं वो जातियों के हिसाब से अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? तो रोमाना जी, इसमें तकलीफ किस बात की है? हाँ। जाति हमने थोड़ी ना बनाया है कि हम बैठक कर रहे हैं तो जातियों की बैठक कर रहे हैं। जाति जिन्होंने बनाई और जाति जिन्होंने लिखवाई, तो इसके जिम्मेदार वो थे। डॉक्टर अंबेडकर तो जाति के खिलाफ थे, लेकिन उनके खिलाफ कौन लोग गए थे? डॉक्टर अंबेडकर को कभी सांसद बनने नहीं दिया गया, कभी चुनाव जीतने नहीं दिया गया। कौन जीतने नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो उनसे प्रेम नहीं करती थी, उनसे नफरत करती थी। बात यह है कि आज ब्राह्मण विधायक अगर बैठक कर रहे हैं तो इसमें तकलीफ किसको हो रही है? कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है रोमाना जी जो जातियों से परहेज करके राजनीतिक दल बना हो? अभी समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब ने कहा कि हम समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात तो ये है ना, मतलब बात तो ये है, अगर मैं इसको नारे में कहूँ, जो अभी प्रोफेसर रागी भी कह रहे थे, जो नारा बीजेपी के बड़े बड़े नेता देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई चुनावों में जाते हैं प्रचार करने के लिए, वो यही तो नारा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इसी तरीके के नारे चलते हैं ना चुनाव के अंदर। अब वो यही तो संदेश होता है उनका कि हिंदू एकजुट हो जाओ, हिंदू बटो मत जातियों में, यही मैसेज होता है मेरे ख्याल से। तब तो आप लोग इसी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। की तरह बोलते हैं रोमाना जी, नेता दो मैया के सांप की तरह बोलते हैं और प्रवक्ता भी दो मैया सांप की तरह बोल रहे हैं। जब टिकट देना होता है तो जाति के नाम पर, प्रदेश अध्यक्ष बनाना होगा तो जाति के नाम पर, बूथ अध्यक्ष बनाना होगा तो जाति के नाम पर, ग्राम पंचायत में प्रधान बनाना होगा जाति के नाम। हर चीज जब जातीय के नाम पर हो रहा है तो यह देश पहले कृषि प्रधान देश था रोमाना जी, अब जाति प्रधान देश हो गया है। और जाति प्रधान देश में जाति चीन करके मंत्री बनाए जाते हैं, जाति चीन के सांसद टिकट दिए जाते हैं, जाति चीन करके विधायक टिकट दिए जाते हैं और जाति चीन कर संगठन बनाए जाते हैं। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो जातियों से अछूत है? कह देगा कि हमें ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, हमें क्षत्रिय की जरूरत नहीं है, हमें राजभर की जरूरत नहीं है, हमें चौहान की जरूरत है, हमें निषाद। अरे बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता नुमाइंदगी करने वाले जानते तक नहीं है। बंजारा जाति कोई नहीं जान रहा है, नाई जाति की कोई पहचान नहीं करना चाहता है, यहाँ आर्कवंशी समाज की कोई पहचान नहीं कराना चाहते। अगर सांसद और विधायक अपने समाज के कमजोर वर्गों को, जो समाज के मुख्य धारा में नहीं जुट पा रहा है, अगर उसको बैठ करके उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा है तो इसमें आपत्ति किस बात की है? अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि पूरे देश में यह बताई गई कि 37 सांसद मैंने बनाया फला फला जाति। किसने चिल्ला के सदन में कहा? ये श्री अखिलेश यादव जी सदन में जाति चीन कर बताते हैं कि फलाना जाति को, फलाना जाति को। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब कहते हैं कि समाज के हर वर्ग में गरीब है, हर वर्ग के समाज के हर वर्गों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी विरोध में खड़ी हुई। अधिकार है लूट लिया गया, लेखपाल की भर्ती में लूट लिया गया। अरे लूटा क्या गया?
संशोधन करा दिया गया कि यही तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं गलत होता है तो तुरंत उस पर हम एक्शन लेते हैं, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इनकी सरकार में नौकरी बेच दी जाती थी, 10-10 लाख 20-20 लाख में इटावा में बिकती थी, सैफई में बिकती थी, मैनपुरी में बिकती थी। तब तो पूर्वांचल के तमाम जिलों में नौकरियों के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता था। आज 8.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई है सरकार में और करोड़ों लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं। तो ये जाति चिन्ह करके मैं तो मुसलमान को भी योजना दे रहा हूँ, क्या उसमें लिखा गया है किसी योजना में कि फलाने जाति को नहीं मिलेगा, फलाने जाति को मिलेगा? हर योजना का लाभ हर समाज को मिल रहा है, हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है। इसमें कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। और आपने बड़े बेबाक अंदाज में आज कह दिया कि साहब नेता जो है ये भी दो मुंहे सांप की तरह होते हैं, प्रवक्ता जो है ये भी दो मुंहे सांप की तरह होते हैं, है ना? और आप भी यहाँ पर नेता और प्रवक्ता की भूमिका में हैं और बाकी जितने को पैनलिस्ट हैं, बस एक रागी साहब को छोड़कर और सतीश प्रकाश जी को छोड़कर सब नेता और प्रवक्ता की भूमिका वाले ही लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने जिस तरीके से कटघरे में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, सतीश प्रकाश जी बस मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक जवाब मुझे यहाँ पर भाटी साहब से जरूर लेना होगा। भाटी साहब आइए। वो कह रहे हैं कि खुद जब अपनी बारी आती है तो खड़े होकर सदन में चिल्ला कर बताते हैं कैसे अलग अलग जातियों को नुमाइंदगी दी है। तो मतलब समाजवादी पार्टी करे तो वो सामाजिक न्याय हो गया और बीजेपी करे तो वो घोर जातिवाद हो गया। घोर जातिवाद, यही शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे ना आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए। आइए भाटी साहब। नहीं, आपने रोमाना जी जब योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सवाल पूछा अरुण राजभर भाई से कि योगी जी तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो अरुण राजभर ने कहा कि ये नेता तो दो मुंहे साफ होते हैं, तो उन्होंने सबके लिए नहीं कहा, वो योगी जी के लिए कह रहे थे। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। एक योगी को, एक संत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें कि वो दो मुंहे साफ हैं। दो मुंहे हो सकते हैं लेकिन साफ तो नहीं है, कम से कम। करवा लूंगी लेकिन अभी संगीत रागी करा लूंगी कि उन्होंने किस लिए पूछ लेना आप। लेकिन उन्होंने जो आपकी पार्टी अच्छा, मेरी बात तो पूरी होने दो, नेता के लिए क्या, उस पर जवाब दे दीजिए। जी जी जी। अभी ये कह रहे थे कि योगी जी जो जाति की बात, मैं उसी पे जवाब दे। राजभर जी अरुण भाई सुन लो, अरुण भाई सुन लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं अरुण भाई सुन लो। संगीत रागी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जातिवाद तो करती थी भर्तियों में, लेकिन हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई हमारे पास डिटेल नहीं है। लेकिन मैं डिटेल लेके बैठा हूं नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा तथ्यात्मक बात बता रहा हूं। नहीं, वो भर्तियों में किस तरह की बेईमानी करते हैं, किस तरह ओबीसी के हक मारते हैं। और अरुण राजभर भी इस बात पर जवाब दे दें कि क्या इस बात से सहमत है। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में। ओबीसी और एससी के पद होने चाहिए थे 34,500, पद दिए केवल 5,161। वो मामला तो 29,339 पद मार लिए। ठीक है, हाँ, आप रिपीट कर रहे हैं। रोमाना जी मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, बस मैं ये कह रही थी कि आप रिपीट कर रहे हैं। आप ये नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा, दे चुके हैं 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले। रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। नो, आप गलत कह रही हैं बिल्कुल। हाँ। मैं इसलिए आंकड़े दे रहा हूं कि संगीत रागी ने कहा कि मैं कोई आंकड़े लेके नहीं बैठा हूं। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं, मैं बाकायदा संख्या बता रहा हूं। ठीक है। जहां ओबीसी एससी को 34,500 टीचर भर्ती होने चाहिए थे, वहां मात्र ये पूछ रही हूँ ये जो जातिवाद का आरोप जो आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, सवाल ये है कि ये जातिवाद जो अभी अरुण राजभर कह रहे थे और कुछ बातों में तो आपने उनसे बड़ी सहमति भी जताई है, वो कह रहे हैं ये तो हकीकत है, इसमें दिक्कत क्या है अगर ब्राह्मणों की विधायकों ने बैठक कर ली बीजेपी की, इसमें क्या दिक्कत है? आइए भाटी साहब, आप ही से सवाल है जी। आप कह तो रही हैं, आप आरोप तो दोहरा रही हैं, लेकिन आप जवाब नहीं सुनना चाह रही मेरा। इनके तो केवल आरोप हैं, मैं तो तथ्य दे रहा हूं, मैं तो आंकड़े दे रहा हूं। हमारे साथ तो रोज बेईमानी हो रही है, हमारे हक मारे जा रहे हैं। लेखपाल की भर्ती में हमारे 737 पद लूट लिए योगी आदित्यनाथ ने। उनका जवाब कौन देगा? आप अरुण राजभर से ही पूछ लें, क्या वो इस बात से सहमत हैं कि ओबीसी के 737 पद कम कर दिए गए? योगी जी को ओबीसी से, पीडीए से क्या नफरत है? उनकी हर चीज में उनके साथ बेईमानी क्यों कर रहे हैं? ओबीसी के साथ, एससी के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, खासतौर से मुसलमानों के साथ। मुसलमान कोई जेब कटी में पकड़ा जाए, बुलडोजर निकल जाता है योगी जी का। अभी कोडिन कप सिरप में उनकी जाति के लोग आ गए, 2-3 उनकी पार्टी के लोग आ गए, बुलडोजर में तेल ही खत्म हो गया, बुलडोजर की चाबी लेकर ड्राइवर भाग गया, अब बुलडोजर निकलेगा ही नहीं। उनकी जाति के लोग आगरा में एक निर्वाचित सांसद के घर पर पथराव करते हैं, योगी जी का बुलडोजर खड़ा रहता है गैरेज में। ये सबके लिए बुलडोजर क्यों नहीं निकलता? योगी जी के जातीय विधायक की सजा माफ करवा दी जाती है
रेप में जो सजा काट रहा है विधायक, उसकी सजा माफ करवा दी जाती है कोर्ट से। ये जो खुला खेल जातिवाद का उत्तर प्रदेश में, हम जाति सम्मेलन कर रहे थे, जाति चौपाल लगा रहे थे, पुलिस ने हमारी रोक दी, नहीं होने दी कि उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पे कोई पंचायत नहीं होगी। और ब्राह्मण विधायक खुली पंचायत कर रहे हैं प्रदेश की राजधानी में। ये अब योगी जी का कानून कहां गया? में सवाल बड़ा योगी जी का शासन ये वाकई में सवाल बड़ा है कि खुद योगी सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया जाता है, बावजूद उस आदेश के पहले जो राजपूत विधायक हैं वो बैठक कर लेते हैं, उसके बाद जो ब्राह्मण विधायक हैं उन्होंने बैठक कर ली है। बड़ा दिलचस्प मामला यूपी में देखने के लिए मिल रहा है। चलिए सतीश प्रकाश जी का रुख करते हैं, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सतीश जी, आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, आ रही हूँ अरुण जी आपके पास आ रही हूँ, आप काउंटर कीजिएगा सर। एक बार सतीश जी को जरा सुन लेते हैं। सतीश जी, मायावती जी जो है वो तो सामाजिक न्याय की बड़ी पैरोकार रही हैं। अब सवाल ये कि अगर बीजेपी में इस तरीके की बैठकें हो रही हैं, आप इन बैठकों को कैसे देख रहे हैं? ये बैठकें सामाजिक न्याय का हिस्सा है, सब जातियों को अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का, अपने जो समस्याएं उस पर मंथन करने का, या फिर आपको लगता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ पर वही जो जातिवाद वाले आरोप लगते हैं और बाकायदा जो ठाकुरवाद वाले योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगते हैं, ये उसी को लेकर एक जातीय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वाला मामला हो रहा है, ये हो क्या रहा है यूपी में? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये यूपी का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आज जिस तरह के जातीय उन्माद के ऊपर कहीं ना कहीं खड़ी है, उसके लिए योगी जी निश्चित रूप से जिम्मेदार है। देखिए, भारतीय राजनीति में संगीत रागी जी ये कह रहे थे कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती। जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी जाति बताता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में कौन सी जाति का व्यक्ति, कितने उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऐसे में ये कह देना कि वो जाति की राजनीति नहीं कर रहे, मुझे इसमें मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, दो तीन चीजें हैं कि योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय अवस्था चरम के ऊपर है। अभी 2 दिन पहले, कल की घटना है, अगर अखलाक के हत्यारे योगी जी की जात के हैं तो यूपी सरकार बाकायदा कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमे वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लगाती है। भला हो न्याय व्यवस्था का कि उन्होंने उस बात को माना नहीं है। अभी कुलदीप सेंगर जी वाला ये भी एक मामला है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है। और दूसरी बात, ये जो ब्राह्मण विधायक, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 52 ब्राह्मण विधायक हैं जिसमें 46 विधायक बीजेपी के हैं। अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो और पार्टियों के लोग भी जाकर के वहां मीटिंग कर रहे हैं। आप एक बात सोचिए कि अगर ब्राह्मण विधायक इतने डरे हुए हैं या उनके अंदर कोई आशंका है, तो आम ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश का वासी है उसकी क्या स्थिति होगी? निश्चित रूप से योगी जी अपनी सजातीय लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं उनको एक गलत तरीके से लाभ देते हैं। अगर बीएचयू में आप देखेंगे 14 प्रोफेसर के पदों में 12 योगी जी की जात के हैं। लखीमपुर खीरी की जो बात कर रहे थे, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जानबूझ करके योगी जी ने अपनी जात के लोगों को रखा। और मैं भाटी जी, शिक्षक वाली बात बिल्कुल है, लेकिन मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण आज ये बात महसूस कर रहा है। और एक छोटी सी बात और बता दूं कि जो बातें आ रही है, क्योंकि ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को यह उम्मीद थी कि इस बार का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो कहीं ना कहीं चर्चा भी हुई थी कि एक ब्राह्मण व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन पंकज चौधरी जी को जिस तरीके से कुर्मी, क्योंकि आप ये उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे बीजेपी के तमाम जो 80 से लेकर के 25 तक, अभी तक 6 ब्राह्मण जो है अध्यक्ष रहे हैं। और अगर 17 में आप देखेंगे कि 17 में जब एक लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। कहीं ना कहीं आनंद फानन में आप देखेंगे मनोज सिन्हा जी को कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व चाहता था कि मनोज सिन्हा जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन योगी जी ने जिस तरीके से तमाम लामबंदी करी, तमाम विधायकों को जोड़ करके कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के ऊपर ये दबाव डाला और जबरदस्ती कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार के बाद में ब्राह्मण समाज भी अपनी हिस्सेदारी की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। और इसमें तमाम दलों के लोग हैं और वो तमाम दलों के लोगों को आज ये महसूस हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को ये लग रहा है
कि जिस उम्मीद के साथ वो बीजेपी के साथ गए थे, वो उम्मीदों पे कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं खड़ा हो रही है। ये मामला बीजेपी जो उम्मीदें उस पर खरी नहीं उतर रही है, या फिर ये एंटी योगी गोलबंदी है? नहीं, आप ही से पूछ रही हूँ सर, ये एंटी योगी गोलबंदी है, क्योंकि यहाँ चर्चा के अंदर बार बार ये बात आ रही है कि साहब योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ एक जाति को, अपनी सहजाति को और ठाकुरवाद, ये सारे शब्द यहाँ इस डिबेट में ही निकल कर आए। ये आंकड़े जो है कि लखीमपुर वहां पर जो क्लर्कों की भर्ती थी उसमें 55% ठाकुर उनकी भर्ती हो जाती है। बीएचयू का आपने आंकड़ा दिया कि वहां पर 14 में से 12 जो हैं वो ठाकुर जाति के लोग होते हैं जिनकी नियुक्ति कर दी जाती है, और अलग से वो किस तरीके से ओबीसी और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उसका आंकड़ा बार बार हमें दे ही रहे हैं राजकुमार भाटी साहब। तो आखिरकार ये जो ब्राह्मण विधायकों की, बीजेपी के ब्राह्मण विधायक हैं, इनकी ये जो गोलबंदी हो रही है, इसका संदेश कितनी दूर तक जाएगा? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं सतीश प्रकाश जी, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए 2007 वो साल जब जबरदस्त तरीके से सत्ता में मायावती आई थी। उसमें बड़ी वजह यही माना गया था कि साहब यूपी का जो ब्राह्मण है वो बीएसपी के साथ चला गया, इस वजह से मायावती सत्ता में आ गई। 2012 जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ पड़ी थी, तब यह कहा गया था कि वो ब्राह्मण वोट 2007 में जो मायावती के साथ गया था, खिसका समाजवादी पार्टी के साथ आ गया। और फिर 2014 से एक बात जो बार बार आंकड़ों के जरिए भी सामने निकल कर आई कि ब्राह्मण वोट ने बीजेपी की तरफ वापसी की। तो अब अगर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की ये गोलबंदी और इसको आप ब्राह्मणों की नाराजगी से जोड़ेंगे, तो फिर 2027 तक ये क्या संकेत है? नहीं रोमाना जी, देखिए बिल्कुल ये सच है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ये जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब 2007 से लेकर के 2012 तक तमाम ब्राह्मण समाज के लोग, तमाम ब्राह्मण विधायक, तमाम ब्राह्मण पॉलिटिकल लोग आज भी ये उदाहरण देते हैं कि बहन जी की सरकार में ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण समाज नहीं तमाम लोगों को, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हर व्यक्ति के साथ, हर समुदाय के साथ पूरी की पूरी हिस्सेदारी उनकी दी गई। पूरा का पूरा सत्ता जो व्यवस्था है संसाधनों में, पूरा का पूरा जो भी पोस्टिंग है, ट्रांसफर है, हर तरीके से सरकार में तमाम लोग। अब आज जो उप मुख्यमंत्री बैठे हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के, वो नाम के उप मुख्यमंत्री हैं। बाकायदा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो वो मंत्री थे, उनके पास पूरी ताकत थी, निर्णय लेने का पूरा उनका अधिकार था। लेकिन योगी सरकार में आपको एक बात और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि AK सिंह को भी आपका पूरा जो ऊर्जा मंत्री है, पूरी की पूरी योगी सरकार के ऊपर वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि मेरे महकमे का काम भी मैं उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पूरी की पूरी खुली छूट नहीं है। अब पूरा का पूरा फिर ठाकुरवाद का हो गया, फिर ठाकुरवाद का हो गया। आपने खुद ही यहाँ पर वो दे दिया, यहाँ पर किसी तरीके से एक मिसाल के तौर पर उनका नाम भी आप ले आए। मैं जरा एक बार फिर से रुक करती हूँ, रोहित जी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आइए, अरुण जी को जोड़ना चाह रहे हैं, आइए अरुण जी अपनी बात रखिए। रोमाना जी सबसे कम समय है। आ रही हूँ अनिल जी, एक मिनट, अरुण जी अपनी बात रख ले। इनकी सरकार में फलाने जाति को, उनकी सरकार में फलाने जाति को। 3 अक्टूबर 2013 को सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की थी। 46,410 पुलिस की भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में, और पुलिस की भर्ती में इटावा, सैफई, कासगंज, मैनपुरी, रामपुर, इधर के जो पश्चिम के जो इलाके थे जहां समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को मानती थी, 33,640 पद अकेले एक वर्ग का इन्होंने भरा था। और वहीं जब पूर्वांचल में जब बनारस की चार दीवारी यादव नहीं, एक वर्ग मतलब यादव भरे थे, यादव भरे थे। 56 ये थाने पर एक बिरादरी, तहसील पर एक बिरादरी, ब्लॉक पर एक बिरादरी, तब तो नहीं समझ में आ रहा था कि राजभर को हिस्सा मिलना चाहिए। भाटी जी आंकड़ा मांग रहे थे, चलिए अच्छा हुआ आंकड़ा दे दिया। भाटी जी आंकड़ा मांग रहे थे, भाटी जी आंकड़ा दिया अरुण राजभर जी ने। हाँ अरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन अब ये झूठ बोलेंगे, अब ये झूठ बोलने आ जाएंगे कि नहीं हमारी सरकार में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन था? यादव बिरादरी का था। अधीनस्थ चयन आयोग का अध्यक्ष कौन था? यादव बिरादरी। सारे जगह पर यहाँ की DIG से लेकर के SP कप्तान तक, DM तक सब यादव भरे पड़े थे। लेकिन उस समय तब तो चिंता नहीं आई थी कि पिछड़ों को भी हिस्सा देना है, अति पिछड़ों को भी हिस्सा देना है, दलितों को भी हिस्सा देना है, अति दलितों को हिस्सा देना है। यही बात तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। यही बात अगर ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं कि हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए, तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर सारे वर्ग के लोग अपने हिस्से की चिंता कर रहे हैं, सम्मान की चिंता कर रहे हैं, न्याय की चिंता कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय तो सरकार हमारी जिम्मेदारी के साथ दे ही रही है। हम तो जाति जनगणना कराने की बात किए थे और जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। हम रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी विरोध करती है क्योंकि उसमें पिछड़ों को न्याय मिलेगा, उसमें दलितों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा। लेकिन ये सामाजिक न्याय देना नहीं चाहते हैं, ये PDA का फर्जी नारा देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं
कि पीडीए में राजभर भी रहता है, चौहान भी रहता है, नाई भी रहता है, गोंड भी रहता है, प्रजापति रहता है, अर्थमंत्री रहता है, बंजारा रहता है, बहलिया रहता है, खंगार रहता है। ये भूल जाते हैं, सत्ता पाते हैं तो अपनी बिरादरी और सत्ता चली जाती है तो सबकी जाति दिखाते हैं। तो ये इनका जो चश्मा है, इस चश्मे में बहुत सारे इनके जो दो मुहिया कहते हैं ना, आपने वो जो कहते हैं बखिया उधेड़ देना, अभी आपने अपने जवाब को उसी अंदाज में रखा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राज के दौरान की बखिया आपने उधेड़ के रखी है। भाटी साहब जवाब देंगे। आइए भाटी साहब आइए। रोमाना जी इतनी अभिभूत भी मत हो आप। जो अरुण राजभर ने आंकड़ा रखा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है, कोई फैक्ट नहीं है इसमें, कोई तथ्य बता दें। ये 42,000 पुलिस की भर्ती हुई। सुन लो अरुण भाई सुन लो, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। 42,000 पुलिस की ये भर्ती बता रहे हैं। 21% तो एससी के लिए आरक्षित होता है, उसमें तो किसी को घुसा नहीं सकते। 8,000 पद निकाल दीजिए, बचे 34,000। 34,000 के 34,000 यादव भी भर्ती कर दिए गए थे। ये संभव है क्या? ये जो आरएसएस वाले फर्जी आंकड़े घुमाते हैं व्हाट्सएप पे कि 86 में से 56 एसडीएम यादव बन गए थे, हम मांग रहे हैं, हमें आंकड़ा नहीं, आज तक ये सूची नहीं दे पाए। जाति की आबादी से यार बीच में मत चिल्लाओ भैया, बीच में मत चिल्लाओ यार, बीच में मत चिल्लाओ अरुण भाई, बीच में मत चिल्लाओ। पूरी बात रोमाना जी ने चुप कर, आपने अपने पूरे आंकड़े रख दिए। अरुण जी बीच में मत चिल्लाओ भैया। अभी आप दर्शक ने सुन ली, आपके दिए आंकड़े दर्शक ने नोट कर लिए। आपने बताया था 46,410 पुलिस भर्ती, और आपने बताया कैसे उसमें 33,000 के करीब एक ही यादव बिरादरी के लोगों की भर्ती हुई। अब भाटी साहब इस पर जवाब दे रहे हैं। भाटी साहब प्लीज अपना जवाब दीजिए 30 सेकंड में, मैं आगे बढ़ूंगी फिर जी। अरुण भाई आप नौजवान हो, आपको बहुत लंबा सफर तय करना, डिबेट की मर्यादा सीख लीजिए, इस तरह बीच में नहीं चिल्लाते हैं। ये 46,000 की भर्ती नहीं थी, ये 42,000 की भर्ती थी। पहली बात तो मैं इन्हें करेक्ट कर दूं, क्योंकि जब आंकड़े सही होते हैं तो आदमी गलत नहीं बताता, सही बताता है। ये आंकड़े झूठे हैं, इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। जिस तरह 86 में से 56 एसडीएम का आंकड़ा घुमाते हैं, आज तक सूची नहीं दे पाए, जबकि केवल 15 एसडीएम पूरे 5 साल में बने थे यादव। ये झूठा आंकड़ा है। लेकिन मैं जो तथ्य बता रहा हूं वो तो बाकायदा उसमें पोर्टल पे मौजूद है। जो भी भर्ती हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, हाई कोर्ट ने माना है कि 19,000 पदों की चोरी हुई है। मैं तो कोर्ट के फैक्ट बता रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रागी साहब हैं क्या हमारे साथ? रागी साहब, प्रोफेसर रागी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ठीक है अरुण जी, ठीक है, मैं प्रोफेसर रागी से समझना चाहती हूँ। प्रोफेसर रागी, जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब बीजेपी का नारा सबका साथ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जाति के हिसाब से सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब, वो ज्यादा नजर आ रहा है बीजेपी के भीतर। अब सवाल ये कि क्या ये सत्ता के अंदर असंतोष उसका संकेत मान लिया जाए? रुमाना, आवाज जा रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है रुमाना। मैं आंकड़ों का खंडन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास उसका आंकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से सतीश जी ने कहा कि बीएचयू में इतने लोगों का अपॉइंटमेंट जो है ठाकुरों का हो गया, बंधु सिलेक्शन कमेटी राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है बीएचयू में, वो केंद्र सरकार का विषय आता है। और सिलेक्शन कमेटी एक लोग नहीं होते हैं, 9 लोग होते हैं। तो इस प्रकार के कई आरोप हम देखते आए हैं, लेकिन हकीकत ये हमेशा नहीं होती है जिस प्रकार का आप बयान कर रहे हैं। वो कोई राज्य सरकार का कोई व्यक्ति जाकर के वहाँ पर नहीं करता है, केंद्र सरकार के विजिटर्स नॉमिनी वहाँ पर जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है सर। वाइस चांसलर होते हैं उसमें। ठीक है। वाइस चांसलर एक्सपर्ट देश से आते हैं। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल देना चाहता हूँ। देखिए, ओबीसी कोई जाति नहीं है, यह जातियों का समूह है। लेकिन जब आप यादव समाजवाद करने लगेंगे तो इसका मतलब क्या है? अधिकांश हिस्सा यादवों के पास है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा यह बात कि आरक्षण विदिन आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का लाभ जो है एक ही जातियां बटोर ले जाती हैं। ओबीसी के अंदर कुछ बटोर ले जाती हैं, एससी के अंदर भी बटोर ले जाती हैं और एसटी के अंदर भी बटोर ले जाती हैं। तो जो सामाजिक न्याय का नारा है वो कुछ जातियों के फायदे तक सिमट करके रह गया है, और वही जातियां जो है आरक्षण और सामाजिक न्याय का डुगडुगी पीट रही हैं। बाकी सारे लोग जो हैं वो जाति हाशिए पर हैं, जिन्हें आप 1% और 2% या 0.5% या 0.2% है, वो आज न राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले पर कहीं पर खड़े हैं
और न ही उनको नौकरियों में कोई हिस्सा है, क्योंकि उनके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। ये सामाजिक न्याय के जितने पुरोधा हैं सिर्फ नारेबाजी करते हैं, इसके बाद पीडीए 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 करते रहेंगे। लेकिन वो क्या है, क्या वो यादवी समाजवाद है, ठीक है। वो किसी सबके लिए समाजवाद नहीं है, सारी समय जातियों क्योंकि के मेरे पास समूहों कम के है और मैं इस समाजवाद सवाल का जवाब लेना चाह रही हूँ रोहित अग्रवाल के पास में लेकर चलती हूँ दर्शकों को। वही सवाल जो मैंने प्रोफेसर रागी से पूछा, ये जिस तरीके की गोलबंदी बीजेपी के भीतर देखने के लिए मिल रही है, क्या ये सत्ता के भीतर का असंतोष है? कभी राजपूत विधायक आ जाते हैं साथ में, कभी ब्राह्मण विधायक जो है वो चुपचाप करते हैं। रोहित जी एक बार तो समय दीजिए। आ रही हूँ सर, एक सेकंड। रोमाना जी, पहली चीज तो ये है कि किसी भी तरीके का कोई रोमाना जी, पहली बात तो ये है किसी भी तरीके का कोई ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं कि ब्राह्मण विधायकों की कोई मीटिंग हुई हो। 25 लोग बैठ के एक साथ अगर भोजन भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी राजकुमार भाटी को अगर आपत्ति है तो राजकुमार भाटी को पहले तो ये बताना चाहिए। आपको खबर ही नहीं पता है अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था हुई नहीं। 25 नहीं सर, 40 लोग थे और सर बाकायदा जो भोज था सर, वहां पर बाकायदा नाम थे सर, पेपर पे नाम लिखे हुए थे, नाम के आगे हस्ताक्षर करना था, उसके आगे अपना मोबाइल नंबर भी लिखना था। तो ये व्यवस्था थी सर। अब मुझे नहीं पता सर, इनफॉर्मल तरीके से अगर आप डिनर पर जाते हैं, आपके घर पे कोई डिनर पर आता है तो आप भी उसी तरीके से उसके नाम के सामने हस्ताक्षर कराकर मोबाइल नंबर भी लिखवाते हैं क्या सर? अमूमन सर इनफॉर्मल डिनर्स में ऐसा नहीं होता है। माफ कीजिएगा, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही है मेरे पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।